हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग से संबंधित एक बेहतरीन क्लास पर। तो जिसके अंतर्गत हम चर्चा करने वाले हैं आज प्रवक्ता स्क्रीनिंग के जो खंड 1 है, यानी कि शिक्षण अभिरुचि पर आधारित टॉपिक के एमसीक्यूज पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे दोस्तों। चूँकि आपके पास जो शिक्षण अभिरुचि का टॉपिक है दोस्तों, उसमें भारतीय शिक्षा व्यवस्था और उसमें राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, समानता के लिए शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान और ई गवर्नेंस। तो इस पर आधारित इसमें जो है टॉपिक्स दिए गए हैं दोस्तों। तो आज हम इन्हीं पर आधारित जो है यहाँ पर क्वेश्चन लेने वाले हैं शिक्षा व्यवस्था पर। शिक्षण अभिरुचि से संबंधित टॉपिक है दोस्तों। तो बिना स्किप किए प्रवक्ता स्क्रीनिंग के सभी कैंडिडेट्स जो है इसको ज़रूर वॉच करेंगे। और साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको लगातार इसी प्रकार की क्लासेस हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। और ये दोस्तों आपके लिए बहुत ही एक जो है हेल्पफुल रहेंगी एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से। और अगर वीडियो अच्छे लगे तो लास्ट में लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो बिना देरी करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में शिक्षा पर पहली एवं दूसरी राष्ट्रीय नीति को किन वर्षों में तैयार किया गया। तो दोस्तों, जो भारत में जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें जो पहली और दूसरी राष्ट्रीय नीति थी वो कब शुरू हुई थी। एक तो हुई थी 1968, ठीक है दोस्तों, 1968, और फिर 1986, ठीक है। तो पहली वाली 1968 और दूसरी वाली 1986। तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यक्रम के लिए मान्य नहीं है। तो पाठ्यक्रम के लिए कौन सा कथन मान्य नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, जैसे यह स्कूलों में शिक्षा के उद्देश्यों को लागू करने के लिए डिजाइन की गई नियोजित गतिविधियों का एक समूह है। एक ऑप्शन ये दिया गया है। और उसके अलावा यह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा से विकसित होती है। इसमें पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन विधियों को शामिल किया गया है। इसके अलावा यह भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जो है जो पाठ्यक्रम के लिए मान्य नहीं है वो कौन सा नहीं है, वो यह है कि यह भारत के विभिन्न स्तरों पर शिक्षा की दृष्टि प्रदान करता है। तो ये यहाँ पर मान्य नहीं है। बाकी अन्य सारे जो हैं पॉइंट जो हैं इसमें मान्य है दोस्तों। यह स्कूलों में शिक्षा के उद्देश्य को लागू करने के लिए डिजाइन की गई है, ठीक है। पाठ्यक्रम अगर हम बात करें तो शिक्षा के उद्देश्य को लागू करने के लिए पाठ्यक्रम जरूरी है और नियोजित गतिविधियों का एक समूह होता है। और यह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा से विकसित होती है। और इसमें पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन विधियों को शामिल किया गया है। तो तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। लेकिन जो अंतिम कथन है दोस्तों कि यह भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है, तो ये कथन इसका बिल्कुल गलत है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों, बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम कब अधिनियमित किया गया और कौन से वर्षों में लागू किया गया। तो दोस्तों, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार, जिसको हम राइट टू एजुकेशन कहते हैं, तो ये अधिनियम कब अधिनियमित किया गया और किन वर्षों में लागू किया गया। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो है वर्ष में 2008 अधिनियम और अप्रैल 2009 में लागू किया गया। 2008 अधिनियम और अप्रैल 2009 में लागू किया गया। इसके अलावा 2009 अधिनियम और अप्रैल 2009 में लागू किया गया। इसके अलावा चौथा ऑप्शन है वर्ष में 2009 अधिनियम और अप्रैल 2010 में लागू किया गया। तो अगर हम बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर जो शिक्षा का अधिकार आरटीई है, ये अधिनियम 2009 के अंतर्गत बनकर तैयार हुआ था और अप्रैल 2010 में इसको लागू किया गया था। तो दोस्तों, ये इसका सही आंसर होगा। तो आरटीई 2010 में लागू हुई थी दोस्तों। अप्रैल 2010 से आरटीई लागू की गई थी और 2009 में इसका अधिनियम बनके तैयार हुआ था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए कौन सा वाक्य सही है। तो कौन सा वाक्य सही है दोस्तों, ये बताना है।
पहला है यह पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में शामिल की जाने वाली सामग्री और मार्गदर्शन प्रदान करता है। दूसरा है एनसीईआरटी को एनसीएफ करने के लिए आदेश किया गया, ठीक है। और उसके अलावा जो तीसरा है, यह शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति में उल्लिखित दृष्टि के अनुरूप शैक्षिक उद्देश्य प्रदान करता है। चौथा है ये सभी। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है, इसमें से कौन सा वाक्य सही है? तो अगर हम देखें तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो है यह पाठ्यक्रम में पाठ्यपुस्तकों में शामिल की जाने वाली सामग्री पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है ये पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में शामिल की जाने वाली सामग्री प्रदान करता है। और एनसीईआरटी को और एनसीएफ करने के लिए आदेश दिया गया है, तो ये भी बात सही है। यह शिक्षा और राष्ट्रीय नीति में उल्लिखित दृष्टि के अनुरूप शैक्षिक उद्देश्य प्रदान करता है, ठीक है दोस्तों। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जरूरी है। तो इसमें से इसका जो है तीनों ऑप्शन सही हैं दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? तो अगर समावेशी शिक्षा की बात करें दोस्तों, तो इसके लिए कौन सा तथ्य महत्वपूर्ण नहीं है? शिक्षक का विश्वास कि सभी बच्चे एक साथ सीख सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। समावेशी शिक्षा में सभी बच्चे एक साथ नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि समावेशी शिक्षा में दोस्तों जो है बच्चे जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के बच्चों को एक साथ पढ़ाना होता है और उनका जो है लेवल अलग अलग होता है, तो एक साथ बच्चे नहीं सीख सकते हैं। ये बात बिल्कुल जो है वो है। बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो दूसरा पॉइंट दोस्तों यहाँ पर इसका जो पॉइंट बनेगा, शिक्षक सकारात्मक और निष्पक्ष रवैया। तो शिक्षक का सकारात्मक व निष्पक्ष रवैया इसमें होता है, तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कह रहा है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षक को निष्पक्ष होकर ही इसमें पढ़ाना पड़ता है। इसके अलावा शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति, तो ये इसमें डिपेंड नहीं करती है दोस्तों, क्योंकि एक टीचर है उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है, ये समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोई महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं है, ठीक है दोस्तों। शिक्षक एक शिक्षक की तरह है और उन्होंने जो है विद्यालय में क्लासेस को पढ़ाना है। तो समावेशी शिक्षा में जो बच्चे सभी प्रकार के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, तो उसमें जो है ये ज़रूरी नहीं कि शिक्षक की आर्थिक स्थिति अच्छी हो या वो बिल्कुल सामाजिक हो। शिक्षक में जो है अपना टीचिंग का स्किल अच्छा होना चाहिए, शिक्षण का गुण अच्छा होना चाहिए, जिससे वो समावेशी शिक्षा में बच्चों को पढ़ा सकेंगे, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। राम दृष्टिबाधित छात्र है और निम्नलिखित में से कौन सा उसके लिए अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण के लिए उपयोगी होगा? तो दोस्तों अगर कोई बालक दृष्टिबाधित है तो उसकी आंखें खराब हैं, तो ऐसी स्थिति में उस बालक के लिए क्या चीज़ सही रहेगी, इस पर बात करनी है। तो इसके लिए जो ऑप्शन दिए हैं दोस्तों वो हैं नोटबंदी के लिए स्लेट और स्लाइड्स, स्टाइलस, यानी कि ये कोई इसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों कि इससे बच्चा सीख पाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऑडियो क्लिप से भी बच्चा केवल सुन पाएगा, समझ नहीं पाएगा अच्छी तरीके से। अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण के लिए हमें चेक करना है, तो ऑडियो क्लिप से भी इसके लिए सही नहीं होगा। सीखने की गतिविधियों का मौखिक विवरण, ये भी बिल्कुल मौखिक से भी काम नहीं चलेगा दोस्तों। स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे, तो दोस्तों जो स्कूल बिल्डिंग है उसके अगर नक्शे बना दिए जाएं तो वो अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण के लिए उस दृष्टिबाधित छात्र के लिए महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि दृष्टिबाधित छात्र क्या करेगा दोस्तों, उसको छूकर किसी भी वस्तु को छूकर जो है उसका अनुमान लगा सकता है कि किस तरीके की आकृति उसकी बनेगी, ठीक है दोस्तों। तो स्कूल भवन के स्पर्श जो नक्शे होंगे उनसे जो है उसका अभिविन्यास और गतिशीलता का प्रशिक्षण उसका किया जा सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। नेक्स्ट है दोस्तों यूडीएल। यूडीएल सिद्धांत है, तो यूडीएल सिद्धांत क्या है दोस्तों? यूडीएल जो होता है दोस्तों ये व्यवहार प्रबंधन की के कई साधन को मिलकर इनको यूडीएल कहा जाता है, जो बिहेवियरल चेंज को चेक करने के लिए यूज़ होता है, तो यूडीएल सिद्धांत उसको कहते हैं। तो व्यवहार प्रबंधन के जो साधन हैं उनको यूडीएल नाम दिया जाता है। दोस्तों ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके प्रवक्ता स्क्रीन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप इनको ज़रूर वॉच कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों NEP 2020 स्कूली शिक्षा के मौजूदा 10+2 डिजाइन किस में बदलने का प्रस्ताव देता है?
तो दोस्तों जो आपके NEP 2020 है, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो NEP 2020 जो है वो 10+2 जो प्रोसेस चली आई है उसको कैसे चेंज करने की बात कहता है। तो NEP 2020 का जो उद्देश्य है वह है 5+3+3+4। तो NEP 2020 का उद्देश्य है 5334। ठीक है दोस्तों, 5334 आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं इसको। तो यह 5 3+3+4। ठीक है, तो ये NEP 2020 का जो है यहाँ पर लक्ष्य है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें से कौन एक प्रभावी सहायक की विशेषता नहीं है। तो अगर हम बात करें कि प्रभावी सहायक की विशेषता कौन सी नहीं है, निर्णय लेने में मदद करना, ये तो इसकी विशेषता होती है। ठीक है, व्यवहार परिवर्तन को सुकर बनाना, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये एक सहायक प्रभावी सहायक की विशेषता होती है। भावनाओं को समझने को सुकर बनाना, ये भी एक प्रभावी सहायक की विशेषता होती है। व्यक्ति के लिए समस्याओं का समाधान करना, ये दोस्तों ये एक प्रभावी सहायक की विशेषता नहीं है। अगर उसकी जो समस्याएं हैं वो अगर समाधान ही कर देगा तो फिर उसको सहायक नहीं कहेंगे दोस्तों, क्योंकि समाधान तो उसी के द्वारा होगा जो उस समस्या जिसके लिए बनाई गई है। ठीक है, तो उसमें केवल केवल सहायता की जा सकती है, उसको समझने के लिए उसके हेल्पफुल किया हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी कंप्लीटली उसका समाधान करना सही नहीं है। तो प्रभावी सहायक की विशेषता के अंतर्गत ये नहीं आता कि व्यक्ति के लिए समस्याओं का समाधान करना, ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। बाकी निर्णय लेने में मदद करना भी आता है, व्यवहार परिवर्तन के लिए सुकर बनाना यानी कि उसका मार्ग प्रशस्त करना, भावनाओं को समझने में उसकी हेल्प करना, इसमें सब कुछ हो सकता है। बट व्यक्ति की समस्या का समाधान करना एक प्रभावी सहायक की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रभावी सहायक का मतलब है जैसे एक शिक्षक है, शिक्षक एक जो है छात्र के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका में है, और जैसे प्रोजेक्ट कार्य दिया जाता है तो बच्चों को दे दिया जाता है, लेकिन उनकी मदद की जाती है, लेकिन उनका समाधान नहीं निकाला जाता। तो समाधान कौन निकालता है, बच्चे खुद निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार की ये बात कही गई है इसमें, इस प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा संवेदनशील शिक्षक की विशेषताएं हैं। तो एक संवेदनशील शिक्षक जो होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। आलोचक और मूल्यांकन से आहत होना, ये इसकी विशेषता नहीं है दोस्तों। स्वयं की आवश्यकताओं के प्रति सचेत रहना, ये भी बिल्कुल गलत है, ये एक संवेदनशील शिक्षक के गुण नहीं हैं। हर समय स्वयं और दूसरों की निगरानी करने में सक्षम होना, ये भी संवेदनशीलता को रिप्रेजेंट नहीं करता है दोस्तों। तो इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन है दोस्तों वह है छात्रों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप होना। तो दोस्तों एक संवेदनशील शिक्षक वही हो सकते हैं जो किसी भी छात्र के आवश्यकताओं को समझे और उसकी समस्याओं को सुने और उसकी समस्याओं का समाधान निकाले। तो संवेदनशीलता यहीं पर रिप्रेजेंट होती है दोस्तों, कि छात्रों की आवश्यकताओं को समझ लेना और उनके समस्याओं के अनुरूप उनके कार्य को वो करना। ठीक है, एक संवेदनशील शिक्षक की विशेषता होती है। बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, छात्रों के लिए शिक्षकों को कक्षा के वातावरण में सकारात्मकता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यकता है ताकि छात्र अनुभव कर सकें। तो दोस्तों अगर शिक्षकों को कक्षा के वातावरण में जो सकारात्मकता को बढ़ावा देना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जिससे छात्र क्या अनुभव करेंगे दोस्तों, छात्र अगर आप कक्षा में सकारात्मकता को बढ़ावा देंगे तो छात्र क्या महसूस करेंगे, एक तो सुरक्षित महसूस करेंगे और उसको स्वीकृत करेंगे, जो बात कही जाएगी उसको स्वीकार करेंगे, और साथ ही दोस्तों अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, शिक्षकों को कक्षा वातावरण में सकारात्मकता को बढ़ावा देना पड़ेगा, पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी कक्षा में, और प्रस्तुत करना पड़ेगा अपने आप को, जिससे छात्र के अंदर एक विश्वास आएगा और छात्र अपने आप को जो है सेफ महसूस करेंगे और टीचर की बातों को सुनेंगे अच्छे से और अपने आप को स्वीकार करेंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से स्थितियों को देखने में सक्षम होने की योग्यता दक्षता को निम्न रूप से जाना जाता है। तो अगर किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से स्थितियों को समझने या देखने के सक्षम होने की जो योग्यता है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, उसको कहा जाता है दृष्टिकोण जानना। ठीक है दोस्तों, तो दूसरे के दृष्टिकोण को जानना, अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण की स्थिति को देखने में सक्षम होने की योग्यता और दक्षता के रूप में इसको जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में।
अगला प्रश्न है, एक शिक्षक संवेदनशीलता के गुण को चित्रित या दर्शा सकता है। एक शिक्षक जो है अपने अंदर की संवेदनशीलता के गुण को चित्रित या दर्शा सकता है, कैसे? दूसरों की भावनाओं और विचारों से अवगत होकर। तो दोस्तों, एक शिक्षक के अंदर की जो है संवेदनशीलता कितनी है, इसका पता कैसे चलता है? अगर वो दूसरे की भावनाओं को समझ रहे हों और उनके विचारों से अवगत हो रहे हों और उसके आधार पर निर्णय ले रहे हों क्लास में, तो इसका मतलब शिक्षक संवेदनशील है। ठीक है दोस्तों? अगर शिक्षक अपनी ही धुन में हैं और किसी बच्चे ने गलती कर दी, उसको पिटाई कर रहे हैं, या किसी बच्चे से लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं, और या किसी बच्चे ने नहीं पढ़ रखा है और उसे ज़बरदस्ती उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये संवेदनशीलता को रिप्रेजेंट नहीं करता। उस बच्चे की भावनाओं को भी समझना है, उसके विचारों से अवगत होना है, और तभी जाके उस बच्चे पर अगर उसको दंडित करना है, दंडित तो करना अधिकार है नहीं, लेकिन फिर भी उसको जिस तरीके से आप उसके अंदर अपना प्रभाव डाल सकें, जिससे वो पढ़ाई कर सकें, तो वो उसको समझने के लिए पहले उसकी स्थितियों को समझना ज़रूरी है, और यही शिक्षक की संवेदनशीलता को रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, तदनुभूति है। तो तदनुभूति क्या चीज़ है दोस्तों? ठीक है, तदनुभूति का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि किसी और की तरह महसूस करना। ठीक है, तदनुभूति मतलब किसी दूसरे की तरह महसूस करना, तो उसको तदनुभूति कहते हैं दोस्तों। तो किसी और की तरह महसूस करना या सोचना, ये क्या है दोस्तों? तदनुभूति। तदनुभूति का अर्थ क्या है? किसी और की तरह महसूस करना या सोचना। बच्चों के समूह के बीच द्वंद्व के मामले में आप एक शिक्षक के रूप में कौन सी युक्ति उपयोग करेंगे? तो अगर किसी क्लास में अगर बच्चों के बीच द्वंद्व हो जाता है, तो उस मामले में एक शिक्षक के रूप में कौन सी युक्ति अपनानी चाहिए? मामले को अपने आप हल करने के लिए छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल गलत है दोस्तों। कि अगर बच्चों के बीच झगड़ा हो रहा है, कोई द्वंद्व हो रहा है किसी प्रकार का, तो ऐसी स्थिति में मामले को अपने आप हल करने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बच्चों में फिर से द्वंद्व उत्पन्न होगा। स्कूल प्रधानाचार्य को मामले में सूचित करना, तो दोस्तों ये भी बार बार ज़रूरी नहीं है कि विद्यालय के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही है सबके लिए आप प्रधानाचार्य के पास पहुंचाएं, ये भी कोई तरीका नहीं हुआ। तो स्कूल प्रधानाचार्य को हर मामले में सूचित करेंगे, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि क्लास के अंदर अगर बच्चे द्वंद्व कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ज़रूरी नहीं कि आप सीधे प्रधानाचार्य के पास ही जाएँ, उसके लिए भी बच्चों को भेजें। अपने अधिकार का उपयोग करें और मुद्दे का फैसला करें। तो दोस्तों यहाँ पर अधिकार का प्रयोग करना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो बच्चों के बीच द्वंद्व हुआ क्यों, इस मामले को जानना जरूरी होगा। सीधे ऐसे नहीं कि आप बिना उनकी बातों को सुने और अपना निर्णय दे दें, ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो बच्चों के बीच संवाद करने के लिए सहज बनाएंगे। तो दोस्तों, जो बच्चों के बीच जहाँ से शुरुआत हुई या उनके बीच द्वंद्व जो शुरू हुआ, वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, और कौन कौन उसके लिए साक्षी हैं, इस चीज़ को जानना जरूरी है। और वो कैसे पता चलेगा? वो उनके बीच जो संवाद होगा, उनके बीच चर्चा परिचर्चा होएगी, उसके द्वारा पता चलेगा कि आखिर किस बच्चे के द्वारा सबसे पहले शुरुआत की गई, या किस बच्चे की गलती रही है। तो इस चीज़ को जानने के लिए उनके बीच क्या करना पड़ेगा दोस्तों? उनके बीच संवाद करने के लिए सहज माहौल बनाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों? स्कूल कक्षाओं में स्वास्थ्य वातावरण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के गुण और कौशल इस प्रकार हैं। तो दोस्तों, स्कूल कक्षाओं में स्वास्थ्य जो वातावरण है, स्वस्थ वातावरण जो बनाना है, उसके लिए उसको बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के गुण और कौशल क्या हैं? तो वह हैं संवेदनशीलता और देखभाल। तो दोस्तों, संवेदनशील भी होना ज़रूरी है और देखभाल करना भी ज़रूरी है। तो ये एक स्वस्थ वातावरण यानी कि स्वास्थ्य संबंधी वातावरण के लिए शिक्षकों के ये शिक्षक का गुण होना चाहिए, संवेदनशीलता भी होनी चाहिए और देखभाल की स्थिति भी होनी चाहिए। शिक्षक छात्र को वास्तविक चिंता और रुचि का संप्रेषण कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो शिक्षक हैं वो छात्रों को वास्तविक चिंता और रुचि का संप्रेषण कर सकते हैं। कैसे करेंगे दोस्तों? वो करेंगे आँख से संपर्क करके। दोस्तों, अगर टीचर और छात्र के बीच अगर आपसी संपर्क हो रहा है, तो वास्तविक चिंता और उसके अंदर रुचि उत्पन्न किया जा सकता है, जिससे बच्चे ध्यान से बातों को सुनते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने अधिकांश देखा होगा कि क्लास में अगर हम बच्चों को थोड़ा-सा आँख दिखाते हैं, तो बच्चा समझ जाता है कि टीचर मेरी ओर ध्यान दे रहे हैं और मुझे जो है अपने जो टॉपिक हैं, हो सकता है मेरे से पूछ भी सकते हैं, और या मुझे अपने टॉपिक पे ध्यान देना होगा, जिससे अगर कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं उसका जवाब दूँगा। तो वास्तविक चिंता और रुचि उसके अंदर कैसे पैदा हो जाएगी? संप्रेषण के द्वारा होगी, और संप्रेषण कैसे किया जा सकता है? आँख से संपर्क करके। ठीक है दोस्तों? उन्हें हमेशा उनका रास्ता देकर ये नहीं,
बार बार रास्ता देकर ऐसे भी नहीं, हमेशा हेल्प करके भी नहीं, उनके कार्यों पर सवाल उठाकर ये भी पॉसिबल नहीं है। उन्हें गतिविधियों में वरीयता देकर भी वास्तविक चिंता डेवलप नहीं की जा सकती दोस्तों। बच्चे के अंदर इशारे से भी बच्चे के अंदर वास्तविक चिंता को डेवलप किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्कूली सुरक्षा और स्वच्छता पर आधारित, यानी कि स्कूल में व्यवस्थाएं, ठीक है, और नियोजन, विद्यालय अनुशासन, इससे संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर है आधारभूत आवश्यकता के आंसर, स्कूल सुरक्षा और स्वच्छता में क्या नहीं आता है। तो दोस्तों अगर हम स्कूल सुरक्षा और स्वच्छता की बात करें तो पीने का पानी और भूकंप, तो ये भी आता है, ठीक है। तो कौन सा नहीं आता है ये पूछा गया है। तो अगर स्कूल सुरक्षा और स्वच्छता की बात करें तो स्कूल सुरक्षा के अंतर्गत पीने का पानी भी आता ही है स्वच्छता के अंतर्गत, और भूकंप जो है सुरक्षा के अंतर्गत आता है। अपर्याप्त स्वच्छता सुविधाएं और सड़क सुरक्षा, ये भी आता ही है, क्योंकि अगर स्कूल सुरक्षा चाहिए तो अपर्याप्त स्वच्छता और सुविधाएं न होंगी तो फिर वहाँ पर सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह होगा। सांपों और किसी अन्य कीटों द्वारा परिसर पर आक्रमण या टूटी हुई कोई बाउंड्री नहीं होना, तो इस तरीके की बातों से भी जो है सुरक्षा और स्वच्छता पे जो है नहीं आता। लेकिन इनमें से कोई नहीं दोस्तों, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंटरनेट, गैजेट्स और मीडिया के सुरक्षित उपयोग में क्या शामिल है। तो जो इंटरनेट है, ठीक है, कंप्यूटर से संबंधित इंटरनेट, गैजेट्स और मीडिया के सुरक्षित उपयोग में क्या शामिल है। पहला ऑप्शन दिया है साइबर बदमाशी, बुलिंग, बिल्कुल गलत है, ठीक है। उसके अलावा अजनबियों के साथ व्यक्तिगत विवरण साझा करना। तो दोस्तों जो इंटरनेट, गैजेट्स और मीडिया के सुरक्षित उपयोग में क्या शामिल है दोस्तों, तो इंटरनेट के द्वारा अगर हम कोई भी व्यक्तिगत विवरण साझा कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है सुरक्षित उपयोग इसको मान सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा अधिकांश चीज़ें इंटरनेट पर डाल दी जाती हैं, ठीक है। तो ये जो है सुरक्षित उपयोग के अंदर ही माना जा सकता है। सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत विवरण साझा नहीं करना, तो ये गलत है। इसके अलावा अगला है सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत स्थिति को नियमित रूप से अपडेट करना, तो ये भी गलत है। तो क्या शामिल है दोस्तों, अजनबियों के साथ व्यक्तिगत विवरण साझा करना, ये इंटरनेट, गैजेट्स और मीडिया के सुरक्षित उपयोग में शामिल किया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रकार का प्रश्न बार बार पूछा जाता है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठाएंगे तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। निम्न में से कौन सा वाक्य सही है। तो दोस्तों ये कॉमनली एक दो क्वेश्चन इस प्रकार के अवश्य रहते हैं। हर प्रवक्ता स्क्रीनिंग के एग्जाम में आप देखोगे, प्रीवियस पेपरों को देखो तो इस प्रकार के क्वेश्चन एक दो जरूर मिलेंगे। निम्न में से कौन सा वाक्य सही है। लड़के लड़कियों से अधिक मेहनती होते हैं, ये कहीं भी सत्य नहीं है दोस्तों। दूसरा, महिलाओं का स्थान घर है, बिल्कुल गलत है। लड़के और लड़कियों में बराबरी का व्यवहार करना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। क्लास में अगर कोई शिक्षक पढ़ा रहे हों तो लड़के और लड़कियों में से बराबरी का व्यवहार उनको करना चाहिए। और उसके अलावा लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए, वह शादी के लिए बनी है, ये तो बिल्कुल गलत, बिल्कुल ही गलत है दोस्तों। और ये बिल्कुल सही है दोस्तों, लड़के और लड़कियों से बराबरी का व्यवहार करना चाहिए। एक अध्यापक होने के नाते अध्यापक के लिए कहीं पर भी ऐसा नहीं होता दोस्तों कि क्लास में लड़की है लड़का है। उन्हें केवल अपने शिक्षण पर होना चाहिए और अपने स्किल, टीचिंग स्किल अगर शिक्षक का डेवलप्ड है अच्छे तरीके से, तो वो इन चीज़ों पर बहुत ध्यान नहीं देते हैं। उनको केवल अपने अध्यापन से मतलब होता है और हर बच्चा उनके लिए समान होता है। एक अच्छे अध्यापक के गुण यही होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, जेंडर के बारे में निम्न में से क्या सही नहीं है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा पॉइंट जो है जेंडर के लिए के मामले में सही नहीं है। जेंडर महिलाओं, पुरुषों और ट्रांसजेंडर के बीच एक सामाजिक रूप से निर्मित अंतर है, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई जेंडर से ही महिलाएं, पुरुष और ट्रांसजेंडर की पहचान होती है अलग अलग, मतलब ये एक अंतर है तीनों में। उसके अलावा जेंडर महिलाओं, पुरुषों और ट्रांसजेंडर के बीच जैविक अंतर को दर्शाता है, तो ये जो है तथ्य इसमें सही नहीं है दोस्तों, ठीक है। और उसके अलावा जो दिया गया है वो दिया गया है कि जेंडर संबंध समय के साथ और लोगों के विभिन्न समूहों के बीच भिन्न होते हैं, ये जो है कौन सा सही नहीं है पूछा गया है, तो ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। बाकी जो है जेंडर के बारे में निम्न में से क्या सही नहीं है पूछा गया था, तो ये तो सही है कि जेंडर महिलाओं, पुरुषों और ट्रांसजेंडर के बीच सामाजिक रूप से निर्मित अंतर है, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा जेंडर संबंध समय के साथ और लोगों के विभिन्न समूहों के बीच भिन्न होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है।
लेकिन ये सही नहीं है कि जेंडर महिलाओं, पुरुषों और ट्रांसजेंडर के बीच जैविक अंतर को दर्शाता है, ये बिल्कुल गलत है। और वैसे इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यही इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। लेते हैं दोस्तों आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। ई सामग्री है, तो ई सामग्री क्या है दोस्तों? सूचना को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, कंप्यूटर संगणक, जाल, तंत्र, इंटरनेट द्वारा उपलब्ध कराई जाए, तो ये ई सामग्री कहलाती है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से सूचना दी जाती हैं, कंप्यूटर यानी कि संगणक के द्वारा, जाल तंत्र द्वारा, इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं को उपलब्ध कराना, ये ई सामग्री के अंतर्गत आता है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है रिपोजिटरी एंड वेब पोर्टल, जैसे NROER, ई पाठशाला, साक्षात, ओलाब आदि से प्राप्त सामग्री, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी ई सामग्री के अंतर्गत आता है दोस्तों। इसके अलावा आपका डिजिटल टेक्स्ट, चित्र, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन और इंटरेक्टिव एंड सिमुलेशन के रूप में सामग्री, ये भी ई सामग्री के अंतर्गत आता है। ये सभी यानी कि 4 के 4, ये 3 के 3 कॉन्सेप्ट बिल्कुल ई सामग्री को रिप्रेजेंट करने वाले तथ्य हैं दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, इसका यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंतर्गत हमने जो है यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के क्वेश्चनों को लिया है, जो आपके शिक्षण अभिरुचि से संबंधित है। और प्रवक्ता स्क्रीनिंग के पेपर में अगर आप देखेंगे तो कुछ क्वेश्चन जो है किसी भी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी आयोग से संबंधित आते हैं, कुछ क्वेश्चन आयोग से संबंधित आते हैं, कुछ क्वेश्चन संप्रेषण से संबंधित आते हैं, कुछ अनुशासन से संबंधित आते हैं, कुछ बच्चों से जो है छात्र और बच्चों के बीच जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बीच संबंधों से आते हैं। ठीक है, और विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति, उनके व्यक्तित्व, उनके व्यवसाय, है ना, और शैक्षिक तकनीकी से आधारित, है ना, मूल्यांकन से संबंधित। तो इस प्रकार के हर प्रकार के एक एक दो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार के विशेष क्वेश्चन जो आज कराए हैं आपको क्लास में, इस प्रकार के क्वेश्चन प्रवक्ता स्क्रीनिंग में अवश्य पूछे जाते हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जबकि LT की परीक्षा में दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा और 2-3 बार रिवाइज कीजिएगा दोस्तों, आपको वैसे ही प्रिपेयर हो जाएंगे, बहुत कठिन भी नहीं है इसलिए। और इसी प्रकार के लगातार आपको क्लासें हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी दोस्तों प्रवक्ता स्क्रीनिंग के लिए, तो इसलिए क्लास में बने रहें। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल का टारगेट प्रवक्ता स्क्रीनिंग ही है, पहला टारगेट, है ना। तो इसलिए जो है आप बिल्कुल चैनल से बने रहें, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। और साथ ही आपको प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलती आई हैं। तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कराए गए हैं, उन्हें भी आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।